Tax. Tax means what? A tax may be defined as a pecuniary monetary burden laid upon individuals or property owner to support the government. एक तरह का फाइनेंशियल बर्डन इंडिविजुअल या जो प्रॉपर्टी ओनर है उस पे इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, जिसको हम टैक्स बोलते हैं. It is a financial charge which is imposed by the government on income, commodity और activity. कोई भी इनकम या कोई भी कमोडिटी या कोई भी एक्टिविटी होता है, उस पे जो फाइनेंशियल चार्ज या फीस जो हम बोलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो इंसर्ट किया जाता है, उसको हम टैक्स बोलते हैं. A tax is not a voluntary payment or donation but an enforced contribution. ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसको पे करना है करो, नहीं करना है चलेगा, बट इट इज एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, कंपल्सरी पेमेंट गिवन बाय इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट. सो इट इज नथिंग बट one kind of payment, compulsory payment given by individual. Why are tax levied? So taxes constitute basic source of revenue to the government. और उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? टैक्स से ही मिलता है. और गवर्नमेंट को मनी क्यों चाहिए? बिकॉज डिफेंस, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, रोड्स एंड डैम्स एक्सेट्रा बिल्ड करने के लिए जो भी पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, वो कहाँ से मिलेगा? टैक्स से. इसलिए गवर्नमेंट टैक्स इंसर्ट करती है. दे आर लेविड एंड कलेक्टेड टू फुलफिल द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट का जो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, यानी भी लोगों का सोशली वेलफेयर करना, इकोनॉमिकली उनको साउंड करना, ये सारा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट किस तरह से अचीव कर पाएगी? जब वो टैक्स लेवी करेगी लोगों पे तब. डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स in this slide. First point of difference: if tax is levied directly on income or wealth of a person, it is a direct tax, and if tax is levied on price of the goods or services, it is an indirect tax. So this is the basic definition कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो पर्सन की जो इनकम होती है या वेल्थ होता है उस पर लेवी किया जाता है, whereas जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स या सर्विसेज पे लेवी किया जाता है. So that is the basic difference of direct tax and indirect tax. Second point of difference is incidence and impact. A tax is said to be a direct when impact and incidence of a tax are on same person. यानी impact भी same person पे होता है, incidence भी same person पे होता है, तो उसको direct tax बोलते हैं. Impact means क्या? उसका effect. Incidence means क्या? Who will pay tax to the government. यानी incidence भी यहाँ पे जो earn करता है इनकम उसी bear करता है, वही खुद जाके गवर्नमेंट में डिपोजिट करता है, और इम्पैक्ट भी उसी पे होता है, वो उसकी ही पॉकेट में से उसको पे करना पड़ता है. And whereas in indirect tax, a tax is said to be indirect when impact and incidence of a tax are on different person. That means impact कंज्यूमर पे होता है, बट इंसिडेंस कौन बेयर करता है? जो सप्लायर होता है वो बेयर करता है. तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में जो इफेक्ट पड़ता है वो कंज्यूमर पे पड़ता है, बट जो टैक्स पे करने का या डिपॉजिट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सप्लायर पे आता है. So that is why in indirect tax, impact and incidence of a tax are on different person. Third point of difference: levied on income and wealth of the person, whereas indirect tax will be levied on price of the goods or services. So when it is asked on which direct tax is levied, so answer should be income and wealth of the person, and indirect tax will be levied on dash. So answer should be price of goods or services. तो ये थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी डायरेक्ट टैक्स होता है वो जो पर्सन इनकम अर्न करता है या वेल्थ परचेस करता है उस पे लगता है, और जो गुड्स और सर्विसेज अवेल करता है उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है. फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस: टाइम ऑफ कलेक्शन. डायरेक्ट टैक्स विल बी कलेक्टेड ऑन ईयरली बेसिस, whereas indirect tax will be collected at the time of sale or purchase of the goods or rendering services. यानी नॉर्मली जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो ईयरली बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कौन से बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है? वो जब भी गुड्स सेल करते हो या परचेस करते हो या सर्विस को रेंडर किया जाता है उस टाइम पे उसको कलेक्ट किया जाता है. यानी दोनों का कलेक्शन का जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो डिफरेंस है यहाँ पे.
तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली इन नॉर्मल सिचुएशन डायरेक्ट टैक्स विल बी कलेक्टेड इन ईयरली बेसिस ऑन ईयरली बेसिस, वेयर एज जब भी आप सेल करोगे गुड्स का या सर्विसेज का या परचेस करोगे या तो सर्विसेज को रेंडर करोगे, उस टाइम पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इनडायरेक्ट टैक्स देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, डायरेक्टली बॉर्न बाय टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर है वही बॉर्न करता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, उसी को गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। whereas in indirect tax burden is shifted to subsequent buyer, burden falls on final consumer, यानी जो फाइनल कंज्यूमर होता है उस पर बर्डन फॉल होता है। यानी जैसे आप एक चेन समझ लो कि मैन्युफैक्चरर अपना गुड्स होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर अपना गुड्स रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है, तो ये चेन में बर्डन शिफ्ट होता है, यानी अपना जो बर्डन जो होता है वो दूसरे पे शिफ्ट करता है। मैन्युफैक्चरर अपना बर्डन होलसेलर पे, होलसेलर रिटेलर पे और रिटेलर कंज्यूमर पे फॉल करता है। फाइनली जिसके किसके पॉकेट में से टैक्स जाता है तो कंज्यूमर का, बट जैसे होलसेलर ने कोई अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया हो तो उसका वो कलेक्ट किसके पास कर लेगा, होलसेलर के पास से, और होलसेलर अपना टैक्स रिटेलर के पास और रिटेलर अपना टैक्स कंज्यूमर के पास, तो यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन इनडायरेक्ट टैक्स देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ बर्डन और फाइनल बर्डन फॉल्स ऑन दी कंज्यूमर, क्योंकि सबसे पैसा कौन किसकी जेब में से जाएगा, कंज्यूमर की जेब में से ही जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, whereas in indirect tax burden is shifted to subsequent buyer. Next point of difference is example. Example of direct tax is income tax, tax on undisclosed foreign income or asset, and wealth tax. So these are the different example of direct taxes, and GST, custom duty are the example of indirect tax. Custom duty क्या होता है, when गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स व्हिच इज लेविड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड कस्टम ड्यूटी व्हेन समथिंग इज इंपोर्टेड to India from a place outside India, then import duty will be levied. If something is exported outside India from a place in India, then it is export duty is levied. So in this case custom duty comes into the picture. So import duty and export duty are of the part of the indirect tax and it falls in under the chapter of custom duty. So these two are the indirect tax, GST and custom duty, income tax, tax on undisclosed foreign income or assets, and these are the direct taxes. In this slide we are going to discuss about features of indirect tax. And first important feature of indirect tax is it is an important source of revenue. In India, indirect tax contributes more than 50% of total tax revenue to central government and state government. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स के फॉर्म में से जितना भी रेवेन्यू मिलता है उससे उसका 50% से भी ज्यादा जो पोर्शन है इट कम्स फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू for central government as well as state government. Second important feature is tax on commodities and services. It is levied on commodities at the time of their manufacture or purchase or sale or import or export, and thus it is also called a commodity taxation. यानी जब भी आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, परचेज करते हो या सेल करते हो या गुड्स को इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, तो उस टाइम पे ये टैक्स लेवी किया जाता है, इसलिए हम उसको कमोडिटी टैक्सेशन भी बोलते हैं। और ये टैक्स जो सर्विस होता है उस पर भी लेवी किया जाता है, तो इसलिए हम इसको टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज बोलते हैं, क्योंकि गुड्स को हम मैन्युफैक्चर किया, परचेज किया, सेल किया, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, तब भी लेवी किया जाता है। और प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी सर्विस को हम प्रोवाइड करने वाले हैं या कर दिया उस पर भी लेवी किया जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज tax on commodities and services. Third important feature of indirect tax is shifting of burden. As I earlier said that GST paid by supplier of the goods is recovered from the buyer by including the tax in the cost of the commodities.
यानी इसका मतलब क्या होता है, जो सप्लायर ऑफ द गुड्स होता है वो अपना टैक्स रिकवर करता है, किसके पास से, बायर के पास से रिकवर करता है। किस तरह से रिकवर करता है, जो कॉमोडिटी होता है उस पर टैक्स चार्ज करते हैं। जैसे आपने मोबाइल परचेस किया 10,000 पे और उस पर 2,000 जीएसटी इंक्लूड किया, तो दैट मीन्स सप्लायर विल कलेक्ट 12,000 फ्रॉम द कंज्यूमर, 10,000 for the cost of the mobile and 2,000 for the GST. So that is why there is a shifting of burden, यानी सप्लायर ने अपना बर्डन किस पे इंसर्ट कर दिया, तो बायर पे। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में कि there is a shifting of burden, so it is very important feature of indirect tax. Next important feature of indirect tax is no perception of direct pinch. Since the value of indirect tax is generally inbuilt in the price of the commodity, most taxpayer pays them without knowing that they are paying tax to the government. यानी यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं किसी को डायरेक्ट पिंच नहीं होता। जब बजट भी डिक्लेयर होता है तो एवरीबडी साउट फॉर दी डायरेक्ट टैक्स, के टैक्स का स्लैब बढ़ा दो, ये इनकम का स्लैब बढ़ा दो, 2,50,000 से ज्यादा कर दो, ऐसा सब लोग बोलते हैं। बट कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ज्यादा वॉइस रेज नहीं कर रहा है, बिकॉज उनको पता ही नहीं चलता कि दे आर पेइंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे वो कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेस करते हैं तो उसकी कॉमोडिटी के प्राइस में ही वो इंक्लूड होता है। तो वो जब कॉमोडिटी परचेस कर रहे होते तो उनको तो ऐसा लगता है जैसे उन लोगों ने कॉमोडिटी परचेस किया है और दे आर गेटिंग समथिंग, एंड इफ दे आर गेटिंग समथिंग दे हैव टू पे समथिंग इन रिटर्न। सो इसलिए उनको कोई पिंच नहीं होता, कुछ भी चूकता नहीं है। उनको ऐसा ही लगता है कि हमने कुछ अवेल किया है, उसके लिए हमें बदले में कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि कंज्यूमर को या बायर को कोई भी तरह से कोई भी परसेप्शन नहीं होता, कि कोई भी पिंच नहीं होता। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पे उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स directly affect the price of the commodities and leads to inflationary trend. इन्फ्लेशन मीन्स क्या, प्राइस का बढ़ना। जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज हम परचेज करते हैं तो उस पर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, और जीएसटी का जो रेट है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे गुड्स हुआ 10,000 का, उस पर आपने 2,000 ऐड किया तो उसे 2,000 से उसका कॉस्ट बढ़ गया, और कॉस्ट बढ़ेगा दैट मीन्स इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स क्या, प्राइस का बढ़ना। तो जीएसटी का नेचर ही ऐसा है कि कोई भी गुड्स पे आप अगर जीएसटी लगाओगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। दैट इज व्हाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज इट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर, यानी उसका इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है। इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलता है। वाइडर टैक्स बेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज वाइडर टैक्स बेस। वाइडर टैक्स बेस मीन्स व्हाट, majority of the products or services are subject to indirect tax with low threshold। यानी गवर्नमेंट ने सारी गुड्स और सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स लेवी कर दिया है, तो इसका टैक्स बेस है वो बहुत ही वाइडर है। इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्योंकि सारी गुड्स और सर्विसेज जितने भी प्रोवाइड किया जाता है मेजोरिटी इज कवर्ड बाय अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसलिए हमको इसको बोल सकते हैं कि indirect tax has a wider tax base. Regressive in nature. Next important feature. Indirect tax are not based on the principle of ability to pay. यहाँ पे indirect tax ability किसको कितना पे करना है, उसकी एबिलिटी कितना है, उसके बेसिस पे नहीं लिया जाता। जैसे डायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है कि जिसका जितना ज्यादा इनकम उसको इतना ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, एबिलिटी पे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता। ऑल कंज्यूमर बोथ रिच और पुअर हैव टू पे सेम रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अगर कोई पुअर पर्सन मोबाइल परचेस करता है तो भी उसको उतना ही जीएसटी पे करना पड़ेगा, अगर कोई रिच पर्सन मोबाइल परचेस करता है तो भी उसको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इसको रिग्रेसिव इन नेचर बोलते हैं। दिस मे फर्दर इंक्रीज इनकम डिस्पैरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर, और उससे
रिच एंड पुअर का इनकम डिस्पैरिटी ज्यादा बढ़ जाता है। और रिग्रेसिव क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इट इज ए हार्श, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता बिटवीन रिच एंड पुअर। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि रिच पर्सन जो होता है उसके पास से ज्यादा टैक्स लिया जाता है और जो पुअर पर्सन होता है उसके पास से कम टैक्स लिया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इनडायरेक्ट टैक्स एबिलिटी के बेस पे कलेक्ट नहीं किया जाता and it does not discriminate between rich and poor, so that is why it is a regressive in nature, whereas direct tax is progressive in nature. So it is, if it is asked in exam, direct tax is dash whereas indirect tax is dash, तो डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर बिकॉज अलग अलग लोगों के पास से अलग अलग एबिलिटी के बेस पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, whereas indirect tax is regressive in nature because वो सभी लोगों के पास से सेम रेट से कलेक्ट किया जाता है, so that is why it is known as regressive in nature. Next important feature of indirect tax is promote social welfare. That means यहाँ पे indirect tax में social welfare increase करता है। कैसे? High tax on harmful products, that is seen goods. Seen goods means tobacco, alcohol product, ये सब पे indirect tax ज्यादा रेट से कलेक्ट किया जाता है, तो उसका प्राइस और बढ़ जाता है और उसका कंजम्पशन फिर कम हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रमोट सोशल वेलफेयर, दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वो जो सीन प्रोडक्ट है उस पे जो टैक्स का रेट है वो ज्यादा लेवी करता है, उससे उसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है और इसके लिए वो गुड्स का कंजम्पशन बहुत लो हो जाता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में ऐसा रूल है, अगर प्राइस ज्यादा बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा भी बोलता है कि इट प्रमोट द सोशल वेलफेयर। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट of indirect tax is reduce tax evasion. यहाँ पे since indirect tax are already included in price of the goods or services, यहाँ पे कोई evasion का कोई पॉइंट ही नहीं रहता। evasion means चोरी करना, यहाँ पे कोई टैक्स का चोरी कर ही नहीं सकता क्योंकि वो प्राइस या गुड्स या सर्विस होता है उसकी प्राइस के अंदर ही इंक्लूड होता है, इसलिए उसका कोई छुपाने का या चोरी करने का कोई स्कोप ही नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन कम होता है या होता ही नहीं, तो इसलिए दिस इज लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। In this slide we are going to discuss about journey of GST. So in 2000 Atal Bihari Vajpayee, PM of India at that time, mooted the concept of GST and set up a committee to design GST model for India. यानी 2000 में ही GST का कंसेप्ट दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कंसेप्ट दिया गया था। देन 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए टास्क फोर्स अंडर विजय केलकर, यानी विजय केलकर कमेटी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया और उनको एक असाइनमेंट दिया गया कि आपको जीएसटी के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको फाइंड आउट करना है, ये टास्क फोर्स विजय केलकर कमेटी को दिया गया। फिर 2006 आया, उसमें ऐसा यूनियन मिनिस्टर जो थे उस टाइम पे पी चिदम्बरम, उसने अनाउंस कर दिया दैट जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 while presenting सेंट्रल बजट ऑफ 2006-07। जब वो सेंट्रल बजट पेश कर रहे थे 2006-07 में, तब उस टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि जीएसटी अभी पॉसिबल नहीं है, वो इंट्रोड्यूस होगा 1 अप्रैल 2010, बट 1 अप्रैल 2010 में भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, वो आप लोग जानते हो। और 2014 में द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, यानी 2014 में सबसे पहली बार जीएसटी को एज ए बिल पेश किया गया और वो बिल नंबर था 122nd अमेंडमेंट बिल और लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और अगस्त 2016 में क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड, यानी यहाँ पे 2 नंबर ध्यान से देखना कि जब वो लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया गया तब वो अमेंडमेंट बिल नंबर था 122nd, बट वो जब एक्ट बना तब वो बिल नंबर था 101st अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे ये 2 नंबर में डिफरेंस क्यों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिल होते हैं जो लोकसभा में प्रेजेंट किए जाते हैं बट इट मे बिकम एक्ट, इट मे नॉट बिकम एक्ट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे ऐसे बिल थे जो
लोकसभा में इंट्रोड्यूस तो किए गए थे बट वो एक्ट नहीं बन पाए थे। तो यहाँ पे जीएसटी जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तब उसका नंबर था 122, बट वो जब एक्ट बना क्योंकि उसका नंबर हो गया 101। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो डिफरेंस है, देखिए ध्यान से देखिए आप 100, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिल हो गए जो लोकसभा में एक्ट नहीं बन पाए होंगे, इसलिए वो नंबर में डिफरेंस है। तो इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम व्हाट इज द बिल नंबर when it is introduced in Lok Sabha, then answer would be 122nd Amendment Bill. And when it was become Act, what is that number? That number is 101st Amendment Act. फिर सितंबर 2016 है and it is also one of the historical date. First GST Council meeting was held. यानी सितंबर 2016 में पहला जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ। फिर मार्च 2017 वहां पे क्या हुआ? जीएसटी रेकमेंड 5 लॉज, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन बिल। सीजीएसटी का पूरा नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कंपनसेशन बिल। इस तरह से मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने 5 बिल को रेकमेंड किया कि इंडिया में 5 बिल इंप्लीमेंट होगा, ये 5 बिल इंप्लीमेंट होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि मई 2017 आ गया और जीएसटी काउंसिल रेकमेंड्स ऑल द रूल्स, सारे रूल बन गए जीएसटी के और अब बहुत करीब है जीएसटी इंट्रोड्यूस होने में। और फिर 30 जून 2017 आया, ऑल द स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर एसजीएसटी एक्ट। यानी सेंट्रल लोकसभा में तो वो प्रेजेंट हो गया था बट राज्यसभा होता है उसमें वो प्रेजेंट नहीं हुआ था, वो हुआ 30 जून 2017 में और सारे स्टेट ने ऑलमोस्ट पास कर दिया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में एसजीएसटी एक्ट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पास नहीं हुआ था। फिर गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 आया। It was an historical date because on this day GST law was made applicable in India from 1 July 2017। ये वो डेट है जिसमें इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, आपको ये याद रखना है ये डेट। बट अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक जीएसटी आया नहीं है, तो वो डेट है 8 जुलाई 2017। जीएसटी law was made applicable to Jammu and Kashmir from 8 जुलाई 2017। यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो लॉ बना वो कौन से डेट को आया है? 8 जुलाई को। यानी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ? तो 1 जुलाई। व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन जम्मू एंड कश्मीर? आंसर इज 8 जुलाई। व्हेन वाज फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड? September 2016। So these are very important dates that you have to remember so that you will get so many आंसर्स इन एग्जाम। एंड जर्नी कंटिन्यूस, अभी यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं हुआ जीएसटी का, अभी भी काउंसिल का मीटिंग होता है और बहुत सारा अमेंडमेंट गवर्नमेंट उसमें इंट्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे आपको ये 2 जी के याद रखना है। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल इन फ्रांस इन 1954। सबसे पहले जीएसटी का कंसेप्ट फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1954 एंड इंडिया हैज एडॉप्टेड इट्स जीएसटी मॉडल फ्रॉम कनाडा, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। यानी हमने ड्यूअल जीएसटी मॉडल फॉलो किया है। इसका मतलब ये होता है हमने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एम्पावर दिया है टू कलेक्ट द टैक्स, लेवी द टैक्स एंड कलेक्ट द टैक्स। इसलिए हमने ड्यूअल जीएसटी मॉडल फॉलो किया है, कैनेडियन मॉडल फॉलो किया है। तो दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट जीके। व्हेन इट वाज इन व्हिच इज द कंट्री इन व्हिच इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम? नेम इज फ्रांस। इन व्हिच ईयर? 1954। And India has adopted its GST model from Canada, dual GST model. If you learned something, please give this video a thumbs up. To see more videos like this, make sure that you hit the subscribe button. If you want me to cover any other topic on this channel, write it in the comment box. This was all I have today. Hope you like it. Have a nice day. Bye.